हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ आरसी देवीवाल, टीम केमिस्ट्री। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं डीसीएम सीरीज का मेजर पेपर जो है वो पेपर नंबर 17। आउट ऑफ 21 में से 17 नंबर पेपर का हम मेजर पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके टॉपिक हैं, आपको नजर आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें से हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक के पार्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें हमारे कोई कलीग आएंगे, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पेपर वेटेज के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। पेपर को देखें, कंसेप्ट को सीखें, और क्वेश्चंस एकदम एडवांस लेवल के हैं। तो आप देखें आपने कहाँ गलती की है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन अपना जो है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? द CFSC4 COCl6-4 कॉम्प्लेक्स इज 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। ये एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसका CFSC डेल ओ जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1800 CFSC 1800 सेंटीमीटर इनवर्स डेल ओ। ठीक है, द डेल फॉर इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो ये तो था आपका sp3d2 और ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहाइड्रल की CFSC की वैल्यू देके टेट्राहाइड्रल की CFSC कैलकुलेट करा रहा है। मतलब आपको इन दोनों में रिलेशन पता करना है कि ऑक्टाहाइड्रल CFSC को टेट्राहाइड्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक रिलेशन है, डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ, या फिर आप इसको इसे भी लिख सकते हो डेल ओ बराबर 9/4 डेल टी। ये रिलेशन है। तो यहां पे डेल ओ का वैल्यू है, आपको डेल टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल टी कैलकुलेट करना है। तो डेल टी कैलकुलेट करूंगा तो डेल टी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9, डेल ओ का वैल्यू कितना है? इतना। सोल्व कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा 800 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ऑक्टाहाइड्रल CFSC को टेट्राहाइड्रल में कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन ध्यान रखें, और भूलते भी हैं तो देखो 4 4 टेट्राहाइड्रल का मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये डेल ओ, इसे याद रखें। कई बार क्या बच्चा भूल जाता है कि 9/4 होगा या 4/9 होगा। तो एक रिलेशन ध्यान रखें कि डेल्टा टी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4 ही लिखा जाएगा, 9 और ये डेल ओ। एसपी स्क्वायर प्लेनर का जो रिलेशन होता है वो डेल ओ इंटू 1.3। सबसे ज्यादा CFSC होती है वो स्क्वायर प्लेनर की होती है, उसके बाद डेल ओ की होती है, सबसे कम किसकी होती है? टेट्राहेड्रल की होती है। ये होता है CFSC ऑर्डर। तो सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा 800 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following complex ion the value of magnetic moment spin only is 3 Bohr magneton। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसकी आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है √n+1 बोर मैग्नेटॉन। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहां इसकी वैल्यू दी हुई है आपको √3 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 है। n की वैल्यू 1 है। इससे ये पता लग गया कि उसके पास है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 1 दी है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स हैव 1 अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर दूसरी कंडीशन और बोली है कि एंड आउटर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो इन दो कंडीशन को कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉलो करेगा, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। यहां तक क्लियर? तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं FeNH3 की। तो यहां Fe किस में है? +3 में है, ठीक है। और NH3 कैसा है? SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और +3 में कॉन्फ़िगरेशन हो गया D5। तो इसका D5 में भरूंगा तो ये T2G और ये EG, ये EG है और ये T2G है। 1 2 3 4 5। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, बट हाइब्रिडाइजेशन इसका जो होगा वो होगा D2sp3, क्योंकि अंदर वाले D क्या हो रहे हैं? पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो ये आंसर तो नहीं आएगा। MnCN6 मतलब Mn किस में है? +2 में। और Cn कैसा है? वो भी SFL है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G5 EG0। इसका हाइब्रिडेशन भी कौन सा आएगा? D2sp3। तो D कौन सा पार्टिसिपेट हो रहा है? इनर वाला पार्टिसिपेट हो रहा है। CuCl5-3 यहां आया Cu+2 में। Cu+2 का मतलब हो गया D9 और यहां ये T2G है और ये EG है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। और आगे कौन है? S है और ये P है और ये D है। समझ में आ रही बात? ये आगे S और P है। तो यहां से 5 चाहिए आपको, एक S आ जाएगा, 3 P आ जाएंगे और sp3d। ये D कौन सा काम में आ रहा है? आउटर। तो ये अपनी कंडीशन फॉलो कर रहा है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। क्लियर? थर्ड आंसर जाएगा। CuNH3 6+2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 EG0। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा। इस बेस पे आंसर जाएगा सेकंड। सिंपल क्वेश्चन, केवल आपको हाइब्रिडेशन में डी इनर वाला आउटर वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे की जाती है वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन? अच्छा, एक तो होता है हाई स्पिन और एक होता है लो स्पिन। हाई स्पिन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स के पास पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, बाद में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यदि वो कांस्टेंट रह गए या फिर बढ़ गए तो कांस्टेंट ही रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन फ्री स्टेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रह जाए या इंक्रीज हो जाए। इन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाए, तब तो बोलते हैं लो स्पिन, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम हो गई है। और इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? हाई स्पिन। तो भरे उसी के कंडीशन में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखें, K4FeCN6 Fe+2 में है, Fe+2 में है। तो Fe+2 में पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो है 3D6, 1 2 3 4 5 और C6, ठीक है। अब Cn कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी। पेयरिंग भरूंगा तो ये T2G और ये EG, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 6 के 6 पेड हो गए, स्पिन बची नहीं, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? लो स्पिन। तो ये आंसर तो नहीं आएगा। PtCl4 Pt+2 में है, कौन सी सीरीज का है? 5D सीरीज एलिमेंट है। यहां Cl किसका काम करेगा? SFL का काम करेगा।
तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, ऑल आर पेड, ठीक है, सभी पेड रहेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसमें बात करूंगा COF6, तो CO+3 में है, D6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6, पहले कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। कॉन्फ़िगरेशन बनने जाऊंगा कॉम्प्लेक्स में, तो फ्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, WFL। भाई 5D सीरीज के साथ तो सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, तो वहां तो पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो पहले भी 4 थे, बाद में भी 4 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि कांस्टेंट रहते हैं तो उसको क्या बोलूंगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा थर्ड। अब इसकी बात करते हैं, Ni किस में है, +2 में, पहले कितने हैं, 3D8। अब NH3 कैसा है, SFL, SFL में भरूंगा तो ऐसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये लो। तो यहां पे ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, CO+3 में बन गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये सिंपल सा है, इसका हाइब्रिडेशन आएगा DsP2, इसका आएगा sp3, इसका आएगा sp3, D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका बेरिलियम डू नॉट हैव D, इसके पास D है ही नहीं, बेरिलियम +2 में है, इसका भी कौन सा आएगा, sp3। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डू नॉट हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर। बाकी सबकी, इस पे तो DsP2 आ ही नहीं सकता क्योंकि बेरिलियम के पास D है ही नहीं, तो यहां आंसर जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, हेलोजन कलर्ड क्यों होते हैं, हेलोजन आर कलर्ड बिकॉज, हेलोजन कलर क्यों होते हैं, तो देखो हेलोजन को एक्सप्लेन बाय MOT, किससे एक्सप्लेन होता है, MOT से एक्सप्लेन होता है। तो हेलोजन का एमओ डायग्राम बनाओ ना, तो ये 1s सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2pz सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, F2 का एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 और ये 17 और ये 18, ठीक है। अब ये है इसका होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसके जस्ट वाला ये क्या है, ल्यूमो। इन दोनों का जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि इधर से इधर जा रहा हूं तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों का एनर्जी गैप लाइज इन विजिबल रीजन, इन दोनों का एनर्जी गैप विजिबल रीजन में लाइज करता है, विजिबल रीजन का इनका एनर्जी गैप है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है होमो से ल्यूमो में, तो कलर शो करते हैं होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन, या फिर मैं इसको बोल दूं पाई एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है। डायमैग्नेटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं फर्क पड़ेगा। होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन
ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल रीजन का वो एनर्जी गैप होना चाहिए, इसलिए ये कलर शो करते हैं। होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइट ना, अगर यूवी रीजन में चला गया, आईआर रीजन में चला गया तो कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड। विजिबल रीजन का ये एनर्जी गैप होता है, इसलिए कलर शो करते हैं। तो आंसर जाएगा थर्ड। पहले भी इस पे क्वेश्चन आया है, एमओटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दैट इज स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कौन सा है? तो देखो इधर 8 ऑप्शन को हम गिनते नहीं है, 4 2 6 sp3 d2, इसके पास 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री जो आएगी वो आएगी स्क्वायर पिरामिडल। Fe2Cl6, ठीक है, 2FeCl3 का डायमर होता है Fe2Cl6, और FeCl3 ये Cl ये Cl और ये Fe ये Cl और ये Cl और ये Cl, ये इसको अपने लोन पे डोनेट करता है, ये इसको अपने लोन पे डोनेट करता है, ये डायमर बनता है। तो अब आयरन के अराउंड कितने बॉन्ड बने हैं? 4 बॉन्ड बने हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है? sp3 है, तो ये भी नहीं आएगा। I2Cl6 ये डाइमर है ICl3 का, डाइमर किसका है? ICl3 का, I2Cl6, और देखो I ये Cl और ये Cl, फिर दूसरा I ये Cl और ये Cl, ये अपने लोन पर इसको डोनेट करता है, ये इसको लोन पर डोनेट करता है। तो आयोडीन ने, इस आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 बॉन्ड बनाए। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो Cl दे रहा है ना लोन पेयर, आयोडीन के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं? 3 हुए। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 बच गए, मतलब इसके पास 2 क्या है? लोन पेयर, इसके पास भी क्या है? 2 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे क्या आएगा? sp3d2, क्यों आया? 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन भी कौन सा आएगा? sp3d2। तो अब यहां ज्योमेट्री चेक करोगे ना, तो sp3d2 पे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये स्क्वायर प्लेनर, एक तो ये स्क्वायर प्लेनर बना, दूसरा ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, 2 स्क्वायर प्लेनर अरेंज हो गए। तो ओवरऑल ज्योमेट्री तो हो गई, ओवरऑल ज्योमेट्री हो गई, वो हो गई रेक्ट एंगुलर, और ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर नॉन पोलर, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये वाला रखेगा। क्लियर? Be2Cl4 की बात करूं, यहां तक क्लियर? Be2Cl4 की बात करूं तो Be2Cl4 डाइमर है किसका? BeCl2 का, ये क्या है? डाइमर है Be2Cl4 इन वेपर फेज, किसमें है? वेपर फेज में ये कैसा है? डाइमर है। तो BeCl2 ये Cl ये Cl और Be ये Cl और ये Cl, ये इसको लोन पर देता है, ये इसको लोन पर देता है, ये sp2 और ये भी क्या हुआ? sp2। तो ट्राइगोनल प्लेनर, इधर से भी क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसको भी समझें क्योंकि एकदम इजी सा क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक्सेस ऑफ Ki रिएक्ट विद CuSO4 सॉल्यूशन, देखो CuSO4 है और Ki के साथ रिएक्शन करवाई है और Ki लिया है आपने एक्सेस में, ठीक है, फिर यहां कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहां कोई भी बन जाएगा, फिर Na2CO3 सॉल्यूशन Na2H2O3, मतलब ये क्या हो गया? हाइपो ऐड कर दिया इट। Which of the following statement is incorrect for the reaction? ठीक है, देखो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो CuSO4 जो है उसमें Cu+2 में है, ओके, थोड़ा सा समझे क्वेश्चन का मीनिंग समझे। Cu
CuSO4 पहले 2Ki रिएक्ट करेगा और बनेगा K2SO4 और CuI2। ये कंपाउंड जो है ना वो है अनस्टेबल, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्यों है अनस्टेबल? Cu+2 और 2I- ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये डिसप्रोपेनेशन शो करेगा, रेडॉक्स शो करेगा, और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CuI में और हाफ I2 में। तो यहां जो बनेगा ना वो स्पॉन्टेनियस जाएगा CuI में, या फिर इसको दिखा सकता हूं मैं Cu2I2, और साइड में क्या बना? हाफ I2। अब ये एक्सेस 3 मोल Ki से वापस रिएक्ट करेगा क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है, तो फाइनली बनाएगा K3Cu(I4)। कॉपर जो है ना वो साइनाइड है और आयोडीन है, इनके साथ +1 में ही रहता है क्योंकि साइनाइड और आयोडीन दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर को लोअर से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखती है। तो ये बन गया K3CuiO4, ये बन गया। इधर I2 बन गया, ये भी Ki के साथ रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है? I3-। अब I2 है, आपने Na2H2O3 ऐड कर दिया, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये आइडोमेट्रिक और आइडियोमेट्रिक, ये पढ़ा होगा आपने। I2 को किस में ले जाएगा? 2I- में। अब देखो इवोल्ड I2 रिड्यूस, जब हम ये ऐड करते हैं तो क्या I2 का निकलना कम हो जाता है क्या? जी हाँ, क्योंकि I2 किस में जाना स्टार्ट हो गया? I- में जाना स्टार्ट हो गया। साइड में ये खुद किस में जाएगा? S4O6-2 टेट्राथायोनेट में जाएगा। तो ये तो सही है। Cu(I2) इज फॉर्म्ड, गलत बात है, ये अनस्टेबल है, स्पॉन्टेनियस टूटता है इसमें, तो ये नहीं बनेगा। Na2CO3 इज ऑक्सीडाइज डेफिनेटली, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, किस में जाएगा? S4O6-2 में। Cu2I2 इज फॉर्म्ड, ये भी सही बात है, और ये भी सही बात है, और ये भी सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें कई कंसेप्ट मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स, ये भी डी ब्लॉक का है, FeSO4। इसको हीट करते हैं ना तो बनता है FeO प्लस SO3, पहले ये बनता है। अब आगे क्या होता है? ठीक है, ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसको अभी ये +2 में है, अभी ये +2 में है, इसको ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। इसको रिड्यूस करेगा तो कहां लेके जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको लेके जाएगा Fe2O3 में, खुद किस में आ जाएगा? SO2 में। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, तो यहां SO3 किस में है? +6 में, और ये +2 में, और ये किस में आ रहा है? +3 में। तो एक आयरन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और SO3 दे कितना रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करूंगा ना रिएक्शन को, FeSO4 के 2 मोल लिए, हीट किया, 2FeO प्लस SO3, 2 बन गए, ठीक है। अब यहां से जाएगा तो ये तो चला जाएगा किसमें? Fe2O3 में, और एक SO3 जो है वो किसमें चला जाएगा? SO2 में, और 1 मोल SO3 क्या रह जाएगा? रिमेनिंग। 1 मोल SO3 क्या रह जाएगा? रिमेनिंग रह जाएगा। तो इसका मतलब दोनों बनते हैं, SO2 और SO3 दोनों आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये देखो पैराग्राफ, ये केमिकल बॉन्डिंग से है, केमिकल बॉन्डिंग। किसको बोल रहा है ये?
फजांस रूल, ठीक है। चार्ज केटाइन ये वाला सब फजांस रूल की बात है, कोवेलेंट करेक्टर की बात है। इसको फिर अगर आपको पढ़े समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन क्या दिए हैं वो देखें। विच वन इज मोस्ट आयनिक, तो देखो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। एक रिलेशन तो ये है, पोलराइजेशन बढ़ता है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ते हैं, आयनिक करेक्टर उतने ही कम हो जाते हैं। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन। अब पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन है ना, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो आपसे पूछा है विच वन इज मोस्ट आयनिक, तो इसमें +4 में है, +5 में, इसमें +4 में, इसमें +2 में, इसमें +6 में। चार्ज की बात करें, जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन उतनी ही ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर कम हो जाएंगे। तो विच वन इज मोस्ट आयनिक, ठीक है। तो यहां आयनिक की बात करें तो सबसे कम चार्ज किसमें है, +2 पे। चार्ज कम हुआ तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन कम हो गई, पोलराइजेशन कम हो गया, पोलराइजेशन कम हुआ तो कोवेलेंट करेक्टर कम हो गया, कोवेलेंट करेक्टर कम हुआ तो आयनिक करेक्टर बढ़ गया। फिर यहां बात करते हैं, ये देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां तो Mg+2 में है, तो ये तो हो गया NH2NP6। यहां Ba+2 में है, ये भी हो गया NH2NP6। यहां Ag+ में है, यहां भी Ag+ में है। अब यहां पे एनाइन देखो, इसका Cl है, इसका I है। मैंने बोला एनाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। मतलब मोस्ट कोवेलेंट कौन हो जाएगा, AgI हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सेक्शन बी में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये फिजिकल केमिस्ट्री का है क्वेश्चन, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। देखो आपको पता है इसका जो ये एनो है ना, ये वाला एनो ये +1 होता है, आयरन के साथ एनो +1 में रहता है भैया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, FeCN5NO, और इधर -2 हो गया। इसका निकालना अक्स, साइनाइड पे -1 चार्ज, -5, इस पे +1 चार्ज होता है, इक्वल टू -2। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, +2। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है साहब। AgNH3 का होल ट्वाइस इज लीनियर इज इन शेप। तो देखो विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऑलवेज SP एंड लीनियर, तो ये भी सही है।
ये भी सही है। FeH2O6 प्लस 3, Fe प्लस 3 में है, 3D5 हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, और आयरन अगर मैं भरूंगा तो ये आगे ये NS है, ये NP है, और आगे ये ND है, और ये N-1D है, और ये भी N-1D है, जिसको इसको तो बोलेंगे T2G और इसको बोलेंगे EG। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वीक फील्ड लिगेंड में एक एक करके भरे जाएंगे। तो यहां से हाइब्रिडेशन आएगा क्या, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। CO, ध्यान रखना, CO प्लस 3 विथ ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, CO प्लस 3 विथ ऑक्सीजन डोनर, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। CO प्लस 3 यहां ऑक्सीजन डोनर, या फिर ये मैं बोल दूं, ऐसे बोल दूं, ऑक्सीजन डोनर with CO plus 3 act as a SFL। चाहे ये ले लो COH2O6 plus 3 ले लो, या फिर CO ऑक्सिलेटे का ये कॉम्प्लेक्स ले लो, -3 प्लस 3 में है, CO प्लस 3 में है, क्या हो गया 3D6, तो ये आएगा क्या, ये तो हो गया N-1D, इसको तो बोलूंगा T2G, इसको EG, ये हो गया NS, ये हो गया NP, और ये हो गया ND। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं SFL 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 2 D, D2 एक S, और ये P3 D2sp3 आएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मेटल कार्बोनिल से रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ आईटी एडवांस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, क्या दिया हुआ है कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए हैं आपको, एक तो दिया हुआ है TC CO6 प्लस, दूसरा दिया हुआ आपको NB CO6 माइनस। ठीक है, अब देखो इसका EN रूल निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इसका भी EN रूल आपको निकालना है। तो ये तो यहां आता है मैग्नीज, फिर टेक्नीशियम, फिर नीचे ये आता है, इसके इधर आता है ये वाला, इसके आता है ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाले एलिमेंट आते हैं। तो यहां पे अगर मैं यहां इनको तो छोड़ दूं, यहां इसका 25 होता है, इसका 23 होता है, इसमें ये ऐड होता है तो कितने ऐड होते हैं 18, तो इसका कितना हो जाएगा 43, इसका कितना हो जाएगा 41 एटॉमिक नंबर। तो इसका निकालूंगा तो 43 प्लस कार्बोनिल कितने देगा, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन मोनोडेंटेड है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 कितने देंगे 12 है, प्लस का मतलब -1, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 54, मतलब फॉलो EAN, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है। इसकी बात करूंगा तो ये 41, फिर ये 12 दे देगा, -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा 54, मतलब ये भी फॉलो EAN। अगर दोनों ही EN को फॉलो करते हैं तो ना तो इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और ना ही इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, ना तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे और ना ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, और ना ही ये डाइमराइजेशन टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका EN फॉलो कर रहा है,
ये स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, ये तो बात हो गई, समझ में आ गई बात। अब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि इस मेटल के पास यहां मेटल है और यहां कार्बोनिल है, इसके पास यहां वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग है और इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ये इसको वापस देता है। तो उसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल के पास, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब होगी? जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगा, लोअर का मतलब नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो मेटल की इस कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां अगर मैं मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो वो Nb कार्बन का ज्यादा है किससे? Tc कार्बन से। इसी कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन है। देखिए अब ऑप्शन को आप चेक करें। एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने बोल दिया नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। NbC बॉन्ड ऑर्डर इन NbSO6 इज ग्रेटर है, अभी पीछे बताया है इससे, ये सही है, ये वाला गलत हो गया। CO बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर। अच्छा एक चीज और, ये बॉन्ड होता है, अगर ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर NbC का ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तो ये CO का ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो CO बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर इन NbCO6 ना, और उसमें क्या हुआ था? TCC, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज था, तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर केवल जो जाएगा, आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सही है, ये इनकरेक्ट आंसर जाएगा 1 2 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एस ब्लॉक से क्वेश्चन है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो NH3 लिक्विड के साथ रिएक्ट करके ब्लू सॉल्यूशन देते हैं। ब्लू सॉल्यूशन होता है मेटल NH3 और ये अक्स प्लस इलेक्ट्रॉन NH3, ये Y और ये माइनस, ये अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन होता है और ये वाला अमोनिटेड केटाइन होता है। अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिटेड केटाइन, कलर आता है इसके कारण। अब क्या बोल रहा है? इट इज ब्लू इन कलर ड्यू टू सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ये अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, और तीसरा पैरामैग्नेटिक। ये इसके लिए, इतने फैक्टर के लिए ये अमोनिटेड इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब K2NiCN6 चेंज इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल ना जी ना। अगर आप ये अमोनिया में मिलाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NiNH3 6+2 में, और कौन सी शेप बन जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि केटाइन भी है, एनाइन भी है, थर्ड। तो आपसे पूछा है ट्रू कौन सा है, तो ट्रू है फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट, when KO2 react with water the product are, तो देखो एक तो होता है ऑक्साइड O-2 ऑक्साइड, और एक होता है O2- सुपर ऑक्साइड
और एक होता है O2-2 peroxide। ऑक्साइड जो है ना, Li बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड, ये केवल ऑक्साइड बनाते हैं। और सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम फॉर्म पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड। और यहां पे सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये बनाते हैं फॉर्म पेरोक्साइड। तो ये तो मैंने बता ही दिया कौन क्या बनाता है। अगर ये वाटर के साथ जाएगा तो बनाएगा बेस, ये जाएगा तो बेस प्लस H2O2 प्लस O2, और ये जाएगा तो बनाएगा बेस प्लस H2O2। क्लियर? ये बनाएगा बेस प्लस H2O2, वो बनाएगा बेस। तो हमसे यहां क्या बोला है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड क्या बनाएगा, बेस H2O, तो KO2 को जब वाटर में डालोगे तो बनाएगा KOH प्लस H2O2 और हाफ O2। तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। क्लियर? ओके, पूरा इंफॉर्मेशन बता दिया कौन सा क्या बनाता है। नेक्स्ट, which of the following set correctly represent sp3 hybridization and tetrahedral geometry। तो हाइब्रिडेशन निकालना है, ClO4 माइनस sp3, S4 माइनस sp3, डायमंड भी क्या होता है sp3, SiO4 माइनस 4 sp3, PCl4 sp3, सिलिकॉन कार्बाइड ये भी sp3, इसको बोलते हैं कार्बो रैंडम या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड इसको हम बोलते हैं, कोवेलेंट सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिंगल बॉन्ड होता है चारों तरफ, कार्बन 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 सिलिकॉन, ऐसे होता है, सिलिकॉन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्डेड होता है, तो ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। NiCO4 sp3, इसके वैलेंस ये भी sp3, ग्रेफाइट क्या होता है sp2, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आइस मतलब H2O सॉलिड, sp3, FCl ये वाला होता है ClO3, तो ये भी sp3, ZnH2O4 ये भी क्या आएगा sp3, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा, इसमें ग्रेफाइट sp2 है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एस ब्लॉक का मान लो या केमिकल बॉन्डिंग का मान लो। भाई हम ये पढ़ते हैं कंसेप्ट, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर बट बेरियम सल्फेट इज स्प्रेंगली सोल्यूबल बिकॉज। तो देखो सोल्यूबिलिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो सोल्यूबल, और यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है तो इनसोल्यूबल या फिर लेस सोल्यूबल या फिर स्प्रेंगली सोल्यूबल। तो यहां बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट इज सोल्यूबल, तो द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2 वाज मोर देन लैटिस एनर्जी, तो ये तो आ जाएगा। द लैटिस एनर्जी ऑफ BSO4 इज मोर देन इस हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए वो इनसोल्यूबल हो रहा है, ये भी सही है। द लैटिस एनर्जी हैज नो रोल ऑफ प्लेन सोल्यूबिलिटी, ना भैया, यहां सोल्यूबल बिकॉज तो वो तो रखता है, गलत हो गया स्टेटमेंट। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ Na2 इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, अगर ऐसा होता तो फिर सोल्यूबल नहीं होता ना, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। D0 species have color due to चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम CT। तो यहां Mn किस में है +7 में, तो D0
पर्पल कलर होता है CrO3, ग्रीन +3 +6, तो ये भी क्या आ गया D0। ये दोनों ही कैसे होते हैं व्हाइट, ठीक है। तो इनका तो कोई कलर ही नहीं होता, कलर के कारण दोनों ही मतलब D0 वाले कलर शो करते हैं। जैसे मैं लिखूं CrO2Cl2 Mn2O7 KMnO4 K2Cr2O7 CrO4-2, ठीक है। हैव कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम हाफ सेल रिएक्शन इज गिवन बिलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है, दिया हुआ है, ये वैल्यूज इनकी दी हुई है और इन वैल्यूज के बेस पे आपको पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ओके, तो इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं होगा। देखो SRP वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो SRP वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है 1.71, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है 1.61, उसके बाद कौन सी है 1.51, उसके बाद कौन सी है 145। SRP वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो SRP 1.7 किसकी है H2O2 की, 1.61 किसकी है Ce+4 की, और 1.51% किसकी है MnO4- की, और ये है PbO2 की। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। तो देखो Ce+4 विल ऑक्सीडाइज, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो ये Pb को ऑक्सीडाइज कर देगा, सही है। MnO4 विल ऑक्सीडाइज Pb, ये भी इससे पीछे आ रहा है, इसको भी कर देगा। H2O2 विल ऑक्सीडाइज MnO2, तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज Mn+2 MnO4, ये भी सही है। PbO2 विल ऑक्सीडाइज, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि MnO4- खुद क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये थे सेक्शन बी के क्वेश्चन जो थे उनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। तो अब ये है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। ये स्प्लिटिंग किसकी है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। इसी से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग आपको ध्यान रखनी है। तो अक्स वाई वाला ऊपर जाएगा तो यहां चला जाएगा ये वाला डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर वाला नीचे आ जाएगा, यहां आ जाएगा डी जेड स्क्वायर। और इसकी भी स्प्लिटिंग होगी आगे, अक्स वाई वाला ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा ये डी अक्स वाई, और नीचे जो बच गए दो वो नीचे आ जाएंगे, और यहां ये दो बच गए, एक डी वाई जेड बच गया और एक डी जेड अक्स हो गया। ये एनर्जी ऑर्डर किसका हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये किसमें है D8 में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो आप नॉन एक्सियल में कितने आए, छा गए क्या, तो 6, 2 × 6 स्क्वायर, और एक्सियल में कितने आए 2, आंसर निकालोगे 36, आंसर आएगा 36। समझ में आ गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा है नहीं, इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग आनी चाहिए, तो वो स्प्लिटिंग का ऑर्डर बोल दिया। कई बार ये एनर्जी ऑर्डर भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो ये एनर्जी ऑर्डर भी ऐसा ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन T2g सेट ऑफ d ऑर्बिटल। तो यहां पे Fe H2O5, तो पहले Fe की अक्स है, H2O न्यूट्रल है, NO किस में है +1 में है, NO किस में है +1 में है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो अक्स +1 डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ गया +2, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, अक्स बराबर कितना आ जाएगा +1। मतलब आयरन किस में है, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट है +1। कॉन्फिगरेशन क्या हो गया इसका, होता है D7 हो गया क्या,
3d6 D7 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं और वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G और उसके बाद EG 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपसे पूछा क्या है कि T2G सेट में नंबर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन T2G सेट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया T2G 5 EG 2, तो कितने हैं 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, HF इज वीक एसिड बट इन एडिशन ऑफ ASF5, क्योंकि HF है उसमें एडिशन कर दिया ASF5 का, तो ये फ्लोराइड एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा ASF6 माइनस और H प्लस, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल इन द एनायनिक पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट बना ये वाला। अब ये आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली में आता है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 6 फ्लोरीन से एक नेगेटिव चार्ज 12 है, 2 क्या आ गया sp3d2, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा क्या ASFF और ये भी F और ये भी F। अब इसमें 90 के एंगल पूछे आपको नेगेटिव, तो 90 के एंगल देखो, इसके रेस्पेक्ट में 4, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में 4 और इनका आपस में 4, मतलब 4 4 4, टोटल कितने हो गए 12 है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दैट इन द सेम प्लेन इन दिस कंपाउंड, तो देखो यहां पे नाइट्रोजन SiHH SiHHH और ये SiHHH, इसमें क्या रहेगी बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास वेकेंट क्या है D और यहां पे इसके पास क्या है लोन पेयर, तो कौन सी बैक बॉन्डिंग है हैव बैक बॉन्डिंग 2p3d पाई, तो इसके अराउंड यहां तक जब जाऊंगा ना मैं, तो ये तो प्लेनर है ही है, बट ये सिलिकॉन कौन सा प्रश्न है sp3, तो इसमें तो एक हाइड्रोजन ही प्लेन में रहेगा भाई, sp3 पे 2 एटम प्लेन में रह सकते हैं, तो एक तो नाइट्रोजन आ गया और एक हाइड्रोजन, तो ये जो मैं ब्लैक वाला कर रहा हूं ना, ये सारा प्लेनर खेल हो गया, 2 ये एटम 2 ये एटम और 2 यहां से ले लो और एक नाइट्रोजन ले लो, तो टोटल कितने आ गए 7 एटम एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा ही S3 टेट्राहेड्रल कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री है वो प्लेनर है। अब इसमें sp3 में एक तो नाइट्रोजन प्लेन में रहेगा और H रहेगा, एक H अबाउ द प्लेन रहेगा, एक H बिलो द प्लेन रहेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं क्रोमाइटोर या फिर बोलते हैं आयरन क्रोमाइटोर, और इसका ऑक्सीडेशन में करवाता हूं, बोला है कि प्रोडक्ट एल्कलाइन ऑक्सीडेशन, मतलब बेसिक मीडियम NaOH और O2 ऑक्सीडेशन, तो FeCrO4 का करवाते हैं, Cr2O4 का करवाते हैं, तो पहले कन्वर्ट होता है CrO4-2 में, फिर इसमें एसिडिक मीडियम डालते हैं तो ये जाता है Cr2O7-2 में, तो ये तो होता है येलो कलर का और ये होता है ऑरेंज कलर का। इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +6, मतलब आंसर जो जाएगा 6 जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पेपर था, DCM का मेजर पेपर था, जिसके टॉपिक थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, D एंड F ब्लॉक। पेपर का लेवल ना तो बहुत ज्यादा हाई है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है, आप पेपर को देखें, एंजॉय करें, और सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई में। अच्छा करें, बेस्ट करें, आप सब कैपेबल हैं। ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका CLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं TC गुप्ता, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। तो आज हम करेंगे DCM के नंबर 17 का सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में बात करें तो इसमें टॉपिक कवर करें हमने, इनऑर्गेनिक में है केमिकल बॉन्डिंग, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, DF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिकल में हमने कवर किए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो हम फिजिकल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिजिकल में सेक्शन ए, सेक्शन आप ए आपका सिंगल चॉइस है,
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ डी इज द थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, यानी इसका सिंबल कैपिटल डी भी बोल दो या dt भी बोल सकते हैं, एंड डी इज द ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, इसका सिंबल डी नोट भी हो सकता है और स्मॉल डी, दोनों करेक्ट है। सपोजिंग x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी x आपका यानी अल्फा इक्वल टू है x, जहां आप अल्फा यूज करते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा के लिए, वहां आप क्या यूज कर सकते हैं, x यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। फॉर द रिएक्शन द रेशियो ऑफ कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d, यानी अभिक्रिया है उसका सिद्धांत को प्रेक्षित वाष्प घनत्व कैपिटल D है, स्मॉल d है, x आपका अल्फा है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सी हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर ले लें, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा क्या होता है, 1 प्लस अल्फा इंटू n-1, और आयोटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, mt अपॉन m नोट, यानी थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, या dt अपॉन d नोट, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी अपॉन ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, dt की जगह लेते हैं d और स्मॉल की जगह d नोट की जगह स्मॉल d ले लेते हैं। अब बात करें अल्फा को क्या दिया, यहाँ पे x दिया है, n क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों के एसटीएम रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग। तो यहाँ पे n होगा, प्रोडक्ट के एसटीएम कोएफिशिएंट का सम करना है, कितना है 1 2 3 है, अपॉन रिएक्टेंट का कितना है 1, तो n की वैल्यू आ गई 3, और n की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 - 1 इन 2 आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब वैल्यू निकालनी है कैपिटल D अपॉन 2d की, तो 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 हो जाएगा 0.5, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 0.5 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D अपॉन 2d। और ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सेम एज इट इज दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल में है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। 10 मोल ऑफ प्योर PCl5 गैस पुट इनटू ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, वॉल्यूम V है, PCl5 के इनिशियल मोल 10 है, एंड टेम्परेचर T है, अलाउड टू कम एट इक्विलिब्रियम एट, और इक्विलिब्रियम प्रेशर आपका 20 है, ठीक है। स्टार्टिंग के PCl5 के मोल 10 है और वॉल्यूम V है। द प्योर PCl5 इज फाउंड टू बी 50%, अल्फा है 50% बोले तो 0.5, अगर 100 से डिवाइड करें तो करना है क्या, इसमें आयतन V है, तापमान T, बंद पात्र में शुद्ध PCl5 के 10 मोल को रखते हैं, साम्य आने देते हैं, साम्य अवस्था पर दाब 20 atm है, और शुद्ध PCl5 का अल्फा 50% है। तो इस अभिक्रिया के लिए Kp निकालना है, क्या निकालना है, Kp। तो Kp देखो सिंपल सा फंडा है, T इक्वल टू 0 पर, Kp इनिशियल मोल पे कभी डिपेंड नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, T इक्वल टू 1 0 0, इनिशियल मोल 1 ले ले बेटा, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, साम्य पर 1 में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें अल्फा दिया हुआ 50%, फिर भी एक बार हम ड्राइव कर लेते हैं, अल्फा तो हो जाएगा अल्फा अल्फा, क्लियर, 5 बात समझ में। अब Kp निकालना है, Kp के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर निकालूं मैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो रहे बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, क्या हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर को हम P मान लेते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P हो जाएगा सेम, और यहाँ भी आपका अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P हो जाएगा। तो यहां से Kp अगर आ गया तो Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5, इट मीन दिस इंटू दिस अपॉन दिस, और उसको फाइनली जब आप सोल्व करते हो तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे हम, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 50% है, 50% बोले तो 50 अपॉन 100 यानी हाफ हो गई क्या, और हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4। प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना 20, तो 1/4
इंटू 20 अपॉन 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4। तो क्या हो रहा है बेटा 4 से 4 कैंसिल, क्या आंसर आना चाहिए 20/3। ऑप्शन देखो बेटा 20/3 आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इलेवन आपका इलेवन की बात करते हैं। The partial pressure of PCl5 if equilibrium is re-established at new equilibrium pressure 35 atm। अब इट मींस कहना क्या चाह रहा है कि अगेन इक्विलिब्रियम आया पर हमने प्रेशर चेंज कर दिया, टोटल प्रेशर 35 कर दिया, पहले 20 था 35 कर दिया। तो PCl5 के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? PCl5 का आंशिक दाब यदि साम्यावस्था आयतन परिवर्तन के द्वारा नए साम्य दाब 35 atm द्वारा पुनः स्थापित होता है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, अगर साम्य पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp क्या रहेगा अनचेंज। बस यही करना है आपको, Kp इक्वल टू क्या करना है Kp डैश, क्या करना है Kp इक्वल टू Kp डैश। और पहले वाला Kp क्या आया था बेटा, अगर पहले वाले हम स्लाइड की बात करें तो पहले वाला Kp जो था वो क्या था, ऑप्शन नंबर 1 था उसका करेक्ट। तो पहले वाला Kp था 20/3, कितना था 20/3 था। इसको हम यूज करते हैं, देखो आगे 20/3 इक्वल टू, अब क्या होगा अल्फा स्क्वायर पी। अल्फा क्या करना आपको, अल्फा आयतन 35 है तो हम अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू अब जो टोटल प्रेशर है कितना है बेटा 35 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बोलो ये होगा, यानी Kp इक्वल टू Kp डैश। Kp चेंज नहीं करना आपको, इसको सिंपल सा हम सोल्व कर ले, 4 से कर ले बेटा, तो 5 से कर ले 4 7, ठीक है। और किससे हो रहा है कैंसिल नहीं हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 21, 721 अल्फा स्क्वायर। यहां से क्या हो गया 25 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा 4। तो अल्फा स्क्वायर आ गया आपके, अल्फा स्क्वायर क्या आ गया 4/25, और अल्फा आ गया यहां से, रूट ले लें बेटा इसका 2/4 का रूट 2, 25 का 5, ये अल्फा चेंज हो गया, ठीक है। अब निकालना है PCl5 का पार्शियल प्रेशर, तो कितना था वो 1 माइनस अल्फा था वहां पे, अपॉन टोटल मोल 1 प्लस अल्फा थे इनटू टोटल प्रेशर, ये निकालना आपको। तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करो 2/5, 1 माइनस 2/5 क्या आएगा 3/5 अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 2/5 क्या आएगा 1 प्लस 2/5 क्या होगा 7/5 इनटू टोटल प्रेशर कितना है 35, 5 से 5 कैंसिल हो गया 7 5 और 5 इंटू 3 बोले तो क्या आएगा 15 आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, आपका आंसर आ गया 15 एटमॉस्फेयर। क्लियर बेटा, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, द पीएच ऑफ बेसिक बफर मिक्सचर इज गिवन बाय पीके, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। अब जनरली देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया। जनरली बेसिक बफर की पीएच का फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पीएच है ना, अब POH इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस पीएच कर दें इसको, और PKB क्या होगा 14 माइनस PK प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस। अब देखो बहुत बन गया सिंबल सा, 14 इधर आएगा, ठीक है, तो 14 माइनस 14 0 हो जाएगा क्या, माइनस पीएच आ गया ना, तो प्लस पीएच यानी क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो पीएच इक्वल क्या हो गया पीके, और यहां माइनस का करना पड़ेगा, और यहां माइनस करते यहां प्लस है ना, तो एक काम कर लो आप प्लस रख लो, तो ये बेस ऊपर आ जाएगा, शॉर्ट लीजिए आ जाएगा, हो गया ड्राइव सिंपल सा, ठीक है। देखते हैं पूछ क्या रहा है, एडिशन ऑफ लिटिल एसिड और लिटिल बेस
shows a no appreciable change for all practical purpose but since ratio changes a slight decrease in increase in pH। देखो बफर होता क्या है, जनरली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस चेंज करने से क्या होगा, पीएच में चेंज क्या आता है, नगण्य आता है, नेग्लिजिबल आता है। ठीक है, स्लाइटली रेशियो चेंज हो सकता है। हिंदी में बात करें तो एक क्षारीय बफर की पीएच का फॉर्मूला है, कैसे समझाया मैंने आपको, जबकि एक अम्लीय बफर की पीएच का फॉर्मूला ये है pK log salt upon एसिड। थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये रेशियो बहुत थोड़ा हल्का फुल्का चेंज होता है। अब पढ़ें क्वेश्चन, तो पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, सोल्व करें इसको, पढ़ें। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल्स ऑफ डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के गिवन है और 0.1 मोल सोडियम डाइक्लोरोएसिटेट के की वैल्यू है 5 × 10⁻²। थोड़ा सा डेटा आप देखें तो H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, H+ आयन की सांद्रता। उस विलयन में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, जिसमें 0.2 मोल तो आपके पास है डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल है यानी वीक एसिड है, और ये इसका सोल्ट हो गया। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं हम, इसको हम देखो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है तो इसको एक काम करूं मैं RCOS कर देता हूं जो भी है, और इसके जो मोल है वो 0.2 मोल है, और इसका जो Ka गिवन है वो गिवन आपको कितना 5 × 10⁻²। क्लियर। और इसमें जो बेस है RCONA, सोडियम इसका सोल्ट है, यानी ये WA वीक एसिड है और ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसके मोल है 0.1 मोल। अब ये पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन यानी अम्लीय बफर एसिडिक बफर, और पीएच क्वेश्चन में गिवन है क्या, पीएच = pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये फॉर्मूला लगा दें हम, और ये फॉर्मूला अगर हमने लगा दिया, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इस फॉर्मूला की डेरिवेशन में जाते हैं हम, या एक बार अप्लाई करके देखें, पर अगर आप अप्लाई डायरेक्टली कर दोगे तो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक राउंड किया है, गोला लगा दिया यहाँ पे कि Ka की वैल्यू 5 × 10⁻² है। ये फॉर्मूला आया कैसे, देखो अगर इसकी डेरिवेशन दिमाग में है अपने, तो ये फॉर्मूला कैसे आया, Ka क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इनटू H+ एसिड था RCOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वीक एसिड जो भी था। ठीक है, और हमने किया क्या था, अगर इसकी डेरिवेशन अगर दिमाग की बात करें तो हमने किया क्या था, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं। हम बात करेंगे इसी फॉर्मूला की। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया था, इस फॉर्मूले में क्या होता है, RCOOH वीक एसिड है, और वीक एसिड होता है एसीटेट आयन में, और H+ में क्या होता है, आयोनाइज होता है। अल्फा बहुत कम होता है, अल्फा इसका बहुत कम होता है, वीक होता है, अल्फा कम होता है, अल्फा कम होगा तो Ka भी कम होगा। ठीक, दूसरा अपने पास होता है Wa के अलावा WAS भी सॉल्ट होता है, और ये 100% क्या होता है, आयोनाइज। सोल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये होते हैं 100% आयोनाइज होते हैं। और यहां से आता है K, और K से आती है क्या, H+। H+ क्या आएगी यहां से, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RCOH, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। क्लियर। फिर हमने क्या किया था, लोग ले लेंगे, पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा, पीएच = pK log सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। और ध्यान देना, ये जो कंसंट्रेशन हमने केवल ओनली ये वाली कंसीडर करी थी वहां पे,
इसके कंपेयर में इसको क्या माना था 0, क्योंकि अल्फा बहुत कम है, के बहुत कम है। और ये जो कंसंट्रेशन है एज इट इज में ले ली थी हमने, एज इट इज मानते हैं, इट मीन्स अल्फा इसको काउंट करते ही नहीं है, बहुत जीरो मानते हैं, क्योंकि के क्या होता है कम होता है। और ये अगर आपने अप्लाई करा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला ही है। इसलिए आप क्या करोगे, एक बार डेटा जरूर देखें। यहाँ पे के की वैल्यू बहुत कम बहुत ज्यादा है, 5 इंटू 10⁻², ओनली 0.05 के है। जनरली जो के की रेंज होती है इस फॉर्मूले के लिए होती है 5 इंटू 10⁻5, यानी अल्फा आपका 0.1, यानी 10% से कम आना चाहिए। अल्फा क्या आना चाहिए 10% से कम आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ पे अगर कर दिया अल्फा का अगर पढ़ा आपने तो रूट के बाई सी होता है क्या, तो रूट आपका के और सी आपके मान लो कितने 0.1 मोल है, तो ये आपका कितना हो गया बेटा 0.5, और 0.5 का रूट क्या आएगा 1/√2, 1/√2 कितना हो गया भाई 5 इंटू रूट के बाई सी करना है ना हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा या 1/2 हो जाएगा, और 1/√2 कितना होता है 0.4, और 1/0.4 कितना हो रहा है आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो ये अल्फा आपका 10% से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, इसलिए हम इसको चलते हैं डेरिवेशन पार्ट से सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मैं पूरा क्लीन कर रहा हूं। तो देखें आप कैसे सोल्व करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, RCOOH एसिड है, एसिड डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन में और H प्लस में। इसकी जो वॉल्यूम 1 लीटर है और इसके मोल है आपके पास 0.2 मोल, तो 0.200, क्लियर। T ये इनिशियल थे अपने पास, जैसे डिसोशिएट होगा हमें मान लेते हैं 0.2 में से x मोल क्या होते हैं डिसोशिएट होते हैं, इसके भी x बनेंगे, इसके भी x बनेंगे। वॉल्यूम इसमें 1 लीटर है, तो आपके लिए मोल और मोलैरिटी इक्वल हो गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अपने पास सोल्ट है, और सोल्ट में क्या होगा 100% आयोनाइज होगा, तो मिक्सचर में आपके पास एसीटेट आयन यहां से भी आएगा और Na+ भी आएगा। तो ये एक ही कंटेनर में दोनों हो रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन है यहां से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके मोल है 0.1, तो ये 0.1 में से 100% आयनाइज होगा, तो इसके भी क्या बनेंगे 0.1 ही बनेंगे, इसके भी 0.1 ही बनेंगे। तो टोटल एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन हो गई आपके पास 0.1 + x, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में है, सेम ही है। तो यहां से K क्या होगा, K की वैल्यू है 5 × 10⁻², ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बताया हमने कि दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो ये क्या होगा x प्लस 0.1, क्लियर, इंटू x अपॉन क्या आएगा 0.2 - x। आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां से आप पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना और उसके बाद x की वैल्यू निकालना, x से मोल आएंगे H+ के, वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी मोलरिटी कंसंट्रेशन आपकी सेम आएगी, और यह आगे सोल्व करने पे आंसर आएगा आपका 0.05 है। अगर आप पहले की जैसे सोल्व करोगे डायरेक्टली तो आपका आंसर 3rd आ रहा होगा, जो कि इनकरेक्ट। इसलिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले वीक में जो अपने डेरिवेशन पार्ट है सीधे फॉर्मूला यूज ना करें, बस डेटा पे थोड़ा सा देख ले, 1-2 ज्यादा सारे ऐसे नहीं आएंगे पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं जिसमें डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपके नेगेटिव आंसर, यानी आपके मार्क्स नेगेटिव चल जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 है, बिल्कुल क्या क्या इसमें 1 मोल ऑफ CH3CONA, CH3COONA बोले तो सोडियम एसीटेट का 1 मोल है, एंड 1 मोल ऑफ HCl का 1 मोल है, एंड सॉल्यूशन सेकंड में 1 मोल ऑफ क्या है, सॉल्यूशन सेकंड की बात करें तो 1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस साथ में क्या है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड,
इन 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर यानी आपके जितने मोल होंगे उतनी क्या होगी, मोलरिटी होगी, मोलरता होगी। हिंदी में बात करें तो 1 विलियन में 1 मोल सोडियम एसीटेट है, 1 मोल HCl बिल्कुल है, दूसरे में 1 मोल सोडियम एसीटेट है और 1 मोल एसिटिक अम्ल है, ठीक है। तो दोनों विलयन की पीएच का अनुपात क्या होगा, तो देखते देखो यहां बनेगा क्या एक्चुअल में, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, CH3COH प्लस NaCl। NaCl क्या है, HCl का सॉल्ट है, तो pH 7 होगी, न्यूट्रल का कोई मतलब है नहीं हमें। तो अपने पास फाइनली इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो इसका 1 मोल ही बनेगा। तो 1 मोल अपने पास क्या है, वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड की पीएच का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ pK माइनस हाफ log C। क्लियर, सी की कंसंट्रेशन हो गई। सेकंड की बात करें तो ये आपका हो गया WA और ये क्या हो गया, WA प्लस SB, यानी क्या बन गया, एसिडिक बफर। और इसके लिए पीएच क्या हो जाएगी, pKa, pH इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और सोल्ट की और एसिड की इक्वल 1 मोल, 1 मोल, वॉल्यूम भी सेम है, तो ये log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, तो इसको हटा देंगे यहां से। यहां देखें तो 1 मोल है, वॉल्यूम भी 1 है, तो C की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहां भी log 1 0। अब ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कब करते हैं, जब K की वैल्यू बहुत कम हो, अल्फा बहुत कम हो। बट इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा दिया हुआ है नहीं डेटा, अगर डेटा होता तो हम देखते हैं, बट डेटा नहीं है तो हम क्या मानेंगे, जो वीक है तो वीक के अकॉर्डिंग ही मानेंगे ना हम। एसिडिक एसिड तो वैसे वीक ही होता है, वहां पे एसिड क्या था, डाइक्लोरो था, ठीक है, डेट्स वाई वहां पर K क्या होता बढ़ गया था। तो इनका रेशियो देखें तो क्या होगा, हाफ pK अपॉन pK क्या आएगा, 1/2, क्या आएगा बेटा, 1:2 आ जाएगा। तो आपका 1:2 यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है कि आपका 1 और मोर देन 1, यानी आपका 1 भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। तो देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 1 है फिजिकल से ही है, पढ़ते हैं इसको। डिक्रीज इन द प्रेशर फॉर द फॉलोइंग, H2O सॉलिड से लिक्विड, यानी क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। निम्न साम्य के लिए प्रेशर दाब घटाने पर, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा, तो सिंपल सा क्या करना है, लीच चेटलियर ला सातलीय सिद्धांत, लीच चेटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आइस की मेल्ट हो रही है तो प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, बैक जाएगी, यानी आइस ज्यादा बनेगी। किधर जाएगी, बैक जाएगी, और बैक जाएगी तो क्या होगा, आइस ज्यादा बनेगी, तो फॉर्मेशन ऑफ मोर H2O। बिल्कुल बेटा 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मोर H2O, बिल्कुल सेकंड इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, अब आइस की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, मींस मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो आपका थर्ड भी करेक्ट हो गया और फोर्थ श्योर है इनकरेक्ट हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, 1 एंड 3। क्लियर, अब बात करें नेक्स्ट की। या जनरली देखो, इसमें जनरली एक पॉइंट आपको मैं और बता देता हूं, दिमाग में क्लिक कर गया कि जनरली देखो आइस से अगर लिक्विड बनता है ना भाई, अगर हम बात करें जनरली सॉलिड से, जनरली अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, और वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो होता है, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, और क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये इसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। क्लियर, बट आइस अगर मेल्ट हो गया, जैसे डायमंड है, एक जगह मान लो आइस हो, जो एग्जीक्यूशन दे रखा है, डायमंड हो, कार्बोरंडम हो, ठीक है, इस केस में क्या होता है, आइस से लिक्विड बनता है तो वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता, डिक्रीमेंट होता है। इसलिए यहां पे जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होगी,
हाई प्रेशर, यहाँ लो थी क्या हो जाएगी हाई प्रेशर, और यहाँ प्रेशर क्या कर रहा है, हाई होता तो आगे जाती बनिया, कम कर रहा है इसलिए बैक गई है। ओके बेटा, क्लियर। बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट आते हैं पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट। H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। सोडियम एसीटेट लवण के जल अपघटन के बारे में सत्य कथन है, और जल अपघटन की मात्रा H है। ठीक है, तो इस लवण का अगर हम क्या करें, जल अपघटन करें, यानी CH3CONA प्लस H2O, क्या बनेगा इससे, एसिड और बेस बना दें हम। एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड बेस बना चाहिए NOH। अब नेट रिएक्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट कर दो और वीक को मत करो, या अगर बात करें स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो। तो स्ट्रॉन्ग है, सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तोड़ दो, CH3COO एसीटेट आयन प्लस Na प्लस, वाटर कैसा है, वीक है, छोड़ दो, सोडियम एसिटिक एसिड कैसा है, वीक है, छोड़ दो, NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तोड़ दो। और नेट रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, एसीटेट आयन, ठीक है, प्लस H2O क्या बन गई, एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या हो गया, OH माइनस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इंक्रीज हो गया। इट मींस क्या होगा, नेचर क्या होगा, बेसिक, क्या होगा, बेसिक नेचर आएगा, एल्केलाइन नेचर आएगा। एक तो यहां से यहां क्लियर हो गया। और दूसरा इसका एक तरीका और भी है, क्या है कि ये जो सॉल्ट है वो किससे बना है, वीक एसिड से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से। CH3COH वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बेसिक आएगा। तो इसमें क्या करना है, अपने को सत्य कथन देखना है। तो देखो पहला देखते हैं, KH का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, और ठीक है, थर्ड क्या है, द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट आयन। सामने आपके हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, एसीटेट का हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है बेटा। तो थर्ड तो यहां से करेक्ट आ गया, ठीक है। बाकी KH के लिए क्या है डेरिवेशन, देखो KH को हम ड्राइव करेंगे तो जो नेट रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन क्या आई, एसीटेट आयन प्लस H2O क्या बना इससे, एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। अब यहां से देखें तो KH जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है उसका एक फॉर्म तो होता है KW/K, ये होता ही होता है। इसको आप सिंपली डिराइव कर सकते हो, KH क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, KW क्या होगा, H प्लस इंटू OH माइनस, KA क्या होगा, एसीटेट यानी कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की अपॉन एसिटिक एसिड। तीनों को लिख के आप डिवाइड करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब कंसंट्रेशन की टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल C मान ले, H2O का मीनिंग है नहीं KH में, 0 0, और यहाँ जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है उसको मानते हैं डिग्री ऑफ H मानते हैं, क्या मानते हैं, H। तो C माइनस क्या होगा, CH और CH और CH, क्लियर। तो यहां से KH क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो फाइनली C कैंसिल हो जाएगा, CH² अपॉन 1 माइनस H। और H अगर कम है, बहुत कम है, तो इसको क्या मान लेंगे, छोड़ दो, यहां से क्या आ जाएगा, CH² हो जाएगा। और इस ऑप्शन था अपने पास, ठीक है। तो यहां से KH आ गया, CH² आ गया, और एक KH क्या आ गया, KW/K आ गया। एक क्वेश्चन पूछा था कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो यहां से देखें आप, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है CH, तो C की वैल्यू क्या होगी, C को छोड़ देते हैं, H यहां से क्या जाएगा,
h यहां से रूट के एच अपन सी हो गया क्या, यहां से सी एच स्क्वायर इक्वल टू के एच, तो h इक्वल टू रूट के एच अपॉन सी, यानी रूट के एच इंटू सी, और रूट के एच की वैल्यू होगी क्या, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। अब चेक कर लें बेटा ऑप्शन, ठीक है। पहला है के एच की वैल्यू सी एच स्क्वायर, यानी पहला भी करेक्ट है आपका, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन 1 भी करेक्ट है। सेकंड है के एच इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के, बिल्कुल आपका सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड आपका ऑलरेडी मैंने बताया था विलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी, बिल्कुल मैच हो रही है, तो फोर्थ भी करेक्ट है, यानी आपका ऑल ऑफ सारे आंसर क्या है 1 2 3 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। SRP किसकी वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 1.45, 1.5, 1.6, 1, यानी ये इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, SRP की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बॉटम में जा रहे तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मींस अगर बात करें तो ECS में क्या होता है, टॉप टू बॉटम SRP बढ़ता ही है ना, यानी ये ECS के अकॉर्डिंग का रेंज है, किसके अकॉर्डिंग का रेंज है, ECS के अकॉर्डिंग का रेंज है, क्लियर। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ECS का देखो सिंपल सा फंडा है, ECS में क्या होता है, देखो H का होता है SRP 0 वोल्ट, इसके ऊपर वाले का नेगेटिव और इसके नीचे वाले का पॉजिटिव, यानी SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो दो की कंपेयर जब भी करते हैं तो एक होता है अपर, एक होता है लोअर, दो अगर की कंपेयर तो एक का होता है अपर, एक होता है लोअर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, जैसे मान लो 4 में से फर्स्ट ऊपर है सेकंड नीचे, और ऊपर वाले का ऑलवेज क्या होता है ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का ऑलवेज क्या होता है रिडक्शन। ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन, नीचे वाले का रिडक्शन, या ऊपर वाला होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऊपर वाले को नीचे वाला क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है, ऊपर वाले का क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो आप Ce+4 विल ऑक्सीडाइज Pb+2, तो Pb+2 यानी Pb+2 से Pb+4 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और C+4 OA क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो +4 तो करेगा, C तो करेगा नहीं। भाई यहाँ देखें तो +4 है, +3 ने एक्सेप्ट कौन कर रहा है, C+4 कर रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा, कौन करेगा, नीचे वाला OA, तो नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो C नीचे ही तो है, Pb ऊपर है, नहीं फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड देखो MnO4 माइनस Pb+2 को कर सकता है क्या, बिल्कुल, नीचे वाला ऊपर वाले को कर सकता है, सेकंड भी करेक्ट है। H2O2 Mn+2 कर सकता है क्या, H2O2 Mn+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा ना, इसमें नीचे द्वारा है, तो थर्ड भी करेक्ट है। नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है बेटा, PbO2 ऑक्सीडाइज कर देगा क्या, किसका, Mn का, ये ऊपर वाला नीचे वाले का नहीं कर पाएगा, ठीक, नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फोर्थ आपका मामला उल्टा हो गया क्या, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई क्या, तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका 1 2 एंड 3, क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या है, आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आंसर आपका जो आना चाहिए 0 to 99 के बीच में वेरी होना चाहिए, फ्रैक्शनल आंसर नहीं आएगा। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन 1 से। फॉर ए रिएक्शन BaCO3 सॉलिड से BeO सॉलिड प्लस CO2 गैस, Kp गिवन है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, अभी क्रिया के लिए Kp का मान है, सामने पर दाब होगा, तो Kp लिखें इसके लिए, तो Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 इनटू, ये सॉलिड है उसका प्रेशर क्या होगा, एक्टिव मास 1 मांगते हैं, ये भी सॉलिड है 1 मांगते हैं, और कितना हो गया प्रेशर, वही Kp की वैल्यू कितनी है 8, तो आंसर क्या आ गया बेटा 8, आपका आंसर आ गया। क्लियर, बेसिक सा क्वेश्चन है। बात करें नेक्स्ट की,
फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर बोथ इक्वल। लिख लेते हैं हम, रिएक्शन है ए प्लस बी, क्या बन रहा है बेटा, सी प्लस डी। इनिशियली जो कंसंट्रेशन है ए और बी की इक्वल है सी और सी, बट एट इक्विलिब्रियम डी द कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ ए। इक्विलिब्रियम पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी विल बी ट्वाइस ऑफ ए, यही दिया हो बेटा। देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब कंसंट्रेशन की बात करते कैसे निकालेंगे ना, अभिक्रिया में ए की तथा बी की प्रारंभिक सांद्रता समान है और समय पर डी की एक की दुगुनी है, ठीक है, तो कैसी होगा, साम्यावस्था स्थिरांक होगा। तो कर लें सोल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 0 उत्पाद की 0 मान लेंगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है जो प्रोडक्ट है उत्पाद है 0 ही मानेंगे। T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर C में से मान लेते हैं बेटा क्या X डिसोशिएट होता है कंसंट्रेशन, तो इसका भी X ही होगा, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी 1 ही करेगा ना, ठीक है, और इसके 1 से 1 ही बनेगा, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। अब लगाने के लिए में क्या है, D इक्वल टू 2 है, D की कितनी है X, X इक्वल टू क्या हो रहा है ट्वाइस ऑफ A बोले तो C माइनस X। सोल्व कर ले इसको, तो x इक्वल टू बोलो 2c माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3x हो गया यहाँ पे, तो x आपको हो जाएगा 2c/3, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया 2c/3, 2c/3, और c माइनस 2c/3 क्या बन गया, c/3 बन गया बेटा। अब kc क्या होगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस, तो देखो c/3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा आंसर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0.4, क्या आएगा बेटा 0.4। सिंपल सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम बात करें एनिलीन बिहेव एज ए वीक बेस, ठीक है, PHNS2 वीक बेस होता है, 0.1 mm 50 ml है और उसको मिक्स कर रहे हैं 0.1 mm 25 ml ऑफ HCl, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन 8 गिवन है, डेटा गिवन है, pH ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एनिलीनियम क्लोराइड, यानी हम बात करें तो ये pH NH3Cl, इसकी pH पूछ रहा है, ठीक है, यानी ये किस किस से बना बेटा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। सोल्ट हो गया, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की सोल्ट की पीएच क्या होती है, पीएच होती है, वीक क्या है बेस है, तो पीएच होती है पीएच इक्वल टू पीकेबी, क्या होती है पीकेबी प्लस, सॉरी 7 प्लस, एक बार मैं क्लीन करता हूं, सेवन प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है 7 माइनस माइनस, सेवन माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी, 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी, के बी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वीक बेस का, और सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन, अमोनियम प्लस बोल दो, ठीक है, या एनिलियम प्लस बोल दो, ठीक है। अब अपने पास डेटा क्या क्या है, 0.01 m, सी की वैल्यू है, केबी की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो केबी के लिए डेटा काम में आएगा जो इनिशियली दिया हुआ है। अपने पास वीक बेस है, बिल्कुल रिएक्शन करवाते हैं, पीएच, ठीक है, प्लस साथ में क्या है HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बनेगा एसिड प्लस बेस क्या बनेगा सॉल्ट, प्लस H2, कितने कितने अमाउंट है 0.1 है 50 है,
एनिलीन का। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, मोल ले लेते हैं। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोल आ जाएगा क्या, और मिली मोल ले लें हम तो 50 इंटू 0.15 हो गया, और HCl के दे रखे हैं 0.1 इंटू 25, तो ये 2.5 हो गया। क्या हो गया 2.5 हो गया। बताइए LR क्या है, जिसके मोल कम वही LR, क्योंकि 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस अपॉन दिस वन, दिस अपॉन दिस वन, तो आपका HCl फिनिश हो जाएगा। तो 5 में से 2.5 गया, 2.5 में से 2.5 चला गया, इसके 2.5 बनेंगे, और वाटर तो यूज होता ही नहीं है, अल्टीमेटली ये 0 हो गया। अपने पास क्या क्या बच गया रिजल्टेंट, WB, और ये बन गया WBSA। बताओ क्या याद आ रहा है, बेसिक बफर, और बेसिक बफर की क्या होती है फॉर्मूला, POH इक्वल टू PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यही होता है कि नहीं होता है, रखते हैं वैल्यू यहाँ पे। P इसकी जो दे रखी है pH 8 है, pH कितनी है 8, तो POH क्या होगी 14 माइनस 8 कितना आ रहा है 6। PKB आपको कैलकुलेट करना है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है सेम ही है ना, 2.5 जो फाइनल बचेगा क्या बचेगा, 5 माइनस 2.5 बचेगा ना, तो ये तो मामला log 1 की वैल्यू 0, तो PKB की वैल्यू आ गई 6, तो रख दे हम 7 माइनस हाफ इंटू 6 माइनस हाफ इंटू कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻²। कोई दिक्कत, करो इसको सोल्व। तो 7 माइनस 3 और ये जगह माइनस बाहर आएगा, तो सॉरी ये log था यहाँ पे, log 10⁻²है, तो -2 प्लस हो जाएगा क्या, तो +1 हो गया। तो 7 माइनस 3 4 प्लस 1 बोले तो 5, तो क्या आंसर आ गया बेटा, करेक्ट आंसर विल बी 5। क्लियर है बेटा। बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन द सिस्टम डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 ion 4 times will cause the equilibrium concentration of F- change to, यानी Ca+2 की 4 गुना, अगर हिंदी में बात करें तो Ca+2 को 4 गुना घटाने पर F- पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अभिक्रिया में किसी भी क्रियाकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन करने से Kc पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देन नो इफेक्ट ऑफ Kc एंड Kp। तो हम अल्टीमेटली करना क्या है, हमें Kc इक्वल टू क्या करना है Kc, ये एप्लीकेशन हम यूज भी कर चुके हैं। तो इसका Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F- का होल स्क्वायर, और Kc डैश क्या होगा, देखो Ca+2 की 4 टाइम डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा पहले वाली Ca+2 अपॉन 4, ये तो सॉलिड है इसके लिए 1 हो जाएगा एक्टिव मास, ठीक है। और इसको एक काम करता हूं मैं F- डैश मान लेता हूं, स्क्वायर तो रहेगा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या इधर, और रूट लेना पड़ेगा, तो ट्वाइस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ F-, पहले की कितने हो जाएगी 2 टाइम्स, कितने हो जाएगी 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा इसका 0.2। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशन α2 अपॉन α1 व्हेन 1m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 1/100 टाइम। डाइल्यूट किया है, क्या किया है डाइल्यूट। 1m एसिटिक अम्ल को 1/100 गुना तनु किया जाता है, तो प्रारंभिक तथा अंतिम वियोजन की कोटि का अनुपात निकालना है, ठीक है। K दिया हुआ है, तो देखो K वास्तव में क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक, तो क्या होगा डाइल्यूट करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी सेम हो गया आपका Ka इक्वल टू क्या हो गया Ka डैश, और K क्या होता है कांस्टेंट C∝², तो C1 α1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा C2 α2 स्क्वायर, ठीक है। तो बात करें तो पहले कंसंट्रेशन C1 मान ले, α1 मान ले, तो अब क्या कर दिया इसने डाइल्यूटेड टू 1/100 टाइम्स, यानी पहले की क्या हो जाएगी 1/100 टाइम्स हो जाएगी इनटू α2 का स्क्वायर, C1 से C1 कैंसिल, ठीक है।
तो अल्फा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 100 इंटू अल्फा 1 का होल स्क्वायर, रूट ले लें बेटा इसका, तो अल्फा 2 विल बी 10 टाइम्स ऑफ अल्फा 1, यानी अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 क्या आ गया 10 आंसर आ गया बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आ जाएगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल का। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं यहाँ सॉल्यूशन। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय CLC।